आपका स्वागत है यूरेका पे। एनसीईआरटी सीरीज में हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 का। दोस्तों, ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो CUET का एग्ज़ाम हो या फिर बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो आइए आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की विदेश नीति का मूल उद्देश्य क्या है? दोस्तों, भारतीय विदेश नीति का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा है। सभी देशों की जो विदेश नीति है जब निर्धारित की जाती है तो इसमें जो मूल उद्देश्य होता है किसी भी देश का, उस देश की राष्ट्रीय हित होता है। स्वतंत्र भारत की विदेश नीति किस पर आधारित थी? तो दोस्तों, स्वतंत्र भारत की विदेश नीति शांति और सहयोग पर आधारित थी और स्वतंत्रता के बाद भारत में गुटनिरपेक्षता की नीति को मुख्यतः अपनाया गया, क्योंकि वो शीत युद्ध का दौर था और उस समय में विश्व स्तर पे दो गुट बने हुए थे। यूएसएसआर जो कि साम्यवादी गुट थी और साथ ही साथ यूएसए जो कि पूंजीवादी गुट थी। तो इस प्रकार से भारत ने इन दोनों गुट में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया और अपने विदेश नीति में गुट निरपेक्षता को महत्वपूर्ण स्थान दिया। थर्ड महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत की विदेश नीति किस सिद्धांत को प्राथमिकता देती है? तो दोस्तों, भारतीय विदेश नीति नैतिकता की सिद्धांत को प्राथमिकता देती है। फोर्थ क्वेश्चन है, अनुच्छेद 51 किस भाग में शामिल है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51 है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है विदेश नीति की दृष्टिकोण से, क्योंकि इसमें भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 51 है वो संविधान के भाग 4 में शामिल है और ये नीति निर्देशक तत्व का एक पार्ट है, जिसमें वैश्विक शांति के लिए विदेश नीति अपनाने की बात की गई है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 किस भाग में है? तो ये नीति निर्देशक तत्व का पार्ट है और भाग 4 में है भारतीय संविधान के। अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है? तो दोस्तों, ये अनुच्छेद 51 का संबंध भारतीय विदेश नीति से है, जिसमें शांति और सहयोग के लिए विदेश नीति अपनाने की बात की गई है। अनुच्छेद 51 में किस बात पर बल दिया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति पर बल दिया गया है कि भारत अपनी विदेश नीति इस प्रकार से बनाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति इससे कायम हो और हम अंतर्राष्ट्रीय शांति कायम करने के उद्देश्य से ही अपनी विदेश नीति को भी अपनाएंगे और राष्ट्रीय हित की बात करेंगे। अनुच्छेद 51 किसका सम्मान करने की बात करता है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 51 भारत सैन्य शक्ति नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कानून, आर्थिक समझौते और औपनिवेशिक समझौते। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून को सम्मान देने की बात करता है आर्टिकल 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति के निर्माता किसे माना जाता है? दोस्तों, भारतीय विदेश नीति का निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है, क्योंकि 1952 में जब सरकार बनी थी तो ये पीएम थे देश के और साथ ही साथ देश के विदेश मंत्री भी थे। विदेश मंत्री भी नेहरू जी ही थे। और गुट निरपेक्षता की नीति में जो है नॉन अलाइंग मूवमेंट जो थी, जिसे हम शॉर्ट में नैम कहते हैं, इसमें नेहरू जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इस प्रकार से भारतीय विदेश नीति के निर्माता जो है नेहरू जी को माना जाता है। नेहरू की विदेश नीति किस विचारधारा से प्रभावित थी? तो दोस्तों, नेहरू जी की विदेश नीति आदर्शवाद की विचारधारा से प्रभावित थी। पंचशील सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किए गए? दोस्तों, पंचशील सिद्धांत भारत और चीन के मध्य जो है प्रस्तुत किया गया था। भारत और चीन के रिश्ते के बारे में जब हमने वीडियो में देखा था, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ वीडियो के माध्यम से, तो ये 1954 में हुआ था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे और साथ चीन के पीएम जो थे, इनका नाम था चाओ एन लाई चीन के पीएम थे। इन दोनों के मध्य जो है पंचशील समझौते हुए थे और इस पंचशील समझौते के तहत भारत और चीन ने 5 अपनी विदेश नीति के द्विपक्षीय संबंध को लेकर के 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत के ऊपर में सहमति बनाया था और उसकी घोषणा की थी। इसके बाद ही हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी आए थे, परंतु ये ज़्यादा समय तक कायम नहीं रह सका। जैसे कि 1962 में हम सब जानते हैं कि भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद को लेकर के युद्ध भी हुआ था। पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? तो दोस्तों, पंचशील सिद्धांत ये विदेश नीति से संबंधित है। अफ्रो एशियाई एकता का मुख्य उद्देश्य क्या था?
दोस्तों अफ्रो एशियाई एकता का मुख्य उद्देश्य था नव स्वतंत्र देशों का सहयोग। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिस समय में भारत आज़ाद हुआ था और ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का समय था, 1945 के बाद का समय था, और इस समय विश्व के अन्य हिस्सों में भी, अफ्रीकी कंट्रीज में, लैटिन अमेरिकी कंट्रीज में और एशिया के कई देशों में जो है स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चल रहा था। तो अफ्रो एशियाई एकता का जो उद्देश्य था वो यही था कि एशिया और अफ्रीका के जो नव स्वतंत्र देश थे, या जो देश स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, जिन देशों में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो वो सभी देश आपस में एक दूसरे की समर्थन करने की उद्देश्य से जो है इस सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था। और अफ्रो एशियाई एकता किस आंदोलन से जुड़ी है अगर इसकी बात होती है तो ये नैम से जुड़ी हुई है, जिसे नॉन अलाइंग मूवमेंट यानी कि गुटनिरपेक्षता की जो नीति है वो अफ्रो एशियाई एकता सम्मेलन बुलाया गया था, जिसे हम बांडुंग सम्मेलन के नाम से, बांडुंग कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। और इसी बांडुंग कॉन्फ्रेंस में जो है गुटनिरपेक्षता की नीति का जो है आधारशिला रखा गया था कि गुटनिरपेक्षता की नीति ये थी कि उस समय में जो वर्ल्ड ऑर्डर में जो दो प्रमुख जो गुट बना हुआ था, जो नव स्वतंत्र देश है उसमें से बहुत सारे देश जो एशिया एवं अफ्रीका के कंट्रीज थे, और ये सभी नव स्वतंत्र देश थे जिन्हें हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी कहते हैं। तो इन सभी देशों ने निर्णय लिया कि वे अपने स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएंगे और इन दोनों गुटों में से किसी एक गुट में शामिल नहीं होंगे। ये दो गुट हम सब जानते हैं, यूएसए और यूएसएसआर का, ये दो अलग अलग गुट था। तो दोस्तों बांडुंग सम्मेलन कब हुआ? तो बांडुंग सम्मेलन जो हुआ था 1955 में हुआ था, और जो बांडुंग है वो इंडोनेशिया की राजधानी है। इंडोनेशिया के एक शहर में इसका आयोजन किया गया था बांडुंग सम्मेलन का, और यहीं से जो है गुटनिरपेक्षता की नीति का आधारशिला रखा जाता है। दोस्तों बांडुंग सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। बांडुंग सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो एशियाई अफ्रीकी सहयोग इनका जो है मुख्य उद्देश्य था। एशिया एवं अफ्रीका के जो देश थे ये सभी एक दूसरे की सहयोग करने की बात इस सम्मेलन में इन्होंने किया, और बाद में जाकर के 1961 में बेलग्रेड में जो है गुटनिरपेक्षता की नीति की नींव तो यहीं से पड़ चुकी थी, और प्रॉपर सैद्धांतिक रूप से जो है आरंभ किया जाता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन को। नेक्स्ट प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की औपचारिक शुरुआत कब हुई? दोस्तों गुटनिरपेक्ष आंदोलन की औपचारिक शुरुआत 1961 में हुआ था, और इसका पहला सम्मेलन बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। जो बेलग्रेड यूगोस्लाविया के राजधानी बेलग्रेड है, और यहीं पे जो है आयोजन हुआ था 1961 में। और नैम का मुख्य सिद्धांत की अगर हम बात करें, यानी कि गुटनिरपेक्ष देशों के जो मुख्य सिद्धांत थे, इस आंदोलन का जो मुख्य सिद्धांत था तो वो यह था, किसी गुट में शामिल होना नहीं, ये चीज़ नहीं था। स्वतंत्र विदेश नीति ये था, सैन्य गठबंधन नहीं था, शक्ति संतुलन भी नहीं था। सर्वाधिक फोकस किया गया था कि स्वतंत्र विदेश नीति, क्योंकि ये सभी देश नव स्वतंत्र देश थे जो उपनिवेश से अभी अभी निकले थे। लंबी समय तक उनके ऊपर में किसी अन्य देशों का राज किया गया था, तो इन सभी देशों के मन में एक भय था कि कहीं अगर हम किसी गुट में शामिल होते हैं, अगर उस गुट के अनुसार अपनी विदेश नीति को ढालते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में हम फिर से ना किसी देश का गुलाम बन जाए या फिर किसी गुट का गुलाम बन जाए। तो इसीलिए नैम यानी कि नॉन अलाइंग मूवमेंट, जो गुटनिरपेक्षता की नीति थी, इसका मुख्य यही सिद्धांत था कि देशों के द्वारा स्वतंत्र विदेश नीति अपनाया जाएगा, वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। नैम किन गुटों से दूरी बनाए रखने की नीति थी? तो दोस्तों केवल अमेरिका तो नहीं, केवल सोवियत संघ भी नहीं, दोनों गुट से, यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ और यूएसए, पूंजीवादी गुट और समाजवादी गुट, दोनों गुट से जो है अलग रहने की नीति थी गुटनिरपेक्षता की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चीन पंचशील समझौता कब हुआ? दोस्तों भारत और चीन का पंचशील समझौता 1954 में हुआ, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा, चौ एन लाई और जवाहरलाल नेहरू के मध्य हुआ था। भारत चीन युद्ध कब हुआ? भारत और चीन के मध्य जो युद्ध हुआ था वो 1962 में हुआ था, और यह युद्ध हुआ था सीमा विवाद की वजह से।
खास करके लद्दाख के अक्साई चीन को लेकर के, और सीमा विवाद था, और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से पे चीन के द्वारा दावा किया जाता रहा, और साथ ही साथ तिब्बत का भी इशू था, क्योंकि 1959 में तिब्बत के लोगों ने चीन के कब्जे के विरुद्ध विद्रोह किया था, और उस समय पे भारत ने बहुत सारे तिब्बत के शरणार्थियों को भारत में शरण दिया, और खास करके जो तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा हैं, इनको भारत के द्वारा 1959 में शरण दिया गया। तो इस वजह से चीन काफ़ी नाराज हुआ था, और चीन ने भारत के ऊपर में आरोप लगाया कि भारत उसके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। तो इस प्रकार से मैं तिब्बत इशू को लेकर के एक वीडियो भी बनाया हूँ अलग से, आप चाहे तो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा हो तो। भारत चीन संघर्ष, प्रमुख कारण क्या था भारत और चीन के संघर्ष का? तो जरूर सीमा विवाद था, जैसे कि अभी हमने चर्चा किया। तिब्बत किस देश का भाग है? तो दोस्तों तिब्बत पहले स्वतंत्र क्षेत्र हुआ करता था। वो भारत और चीन के मध्य एक बफर स्टेट की तरह काम करता था, परंतु चीन ने 1950 में तिब्बत के ऊपर में कब्जा कर लिया, और वर्तमान समय में ये चीन का पार्ट माना जाता है। तिब्बत मुद्दे से भारत चीन संबंध कैसे प्रभावित हुए? दोस्तों तनावपूर्ण हुए भारत और चीन के मध्य, क्योंकि भारत ने हमेशा तिब्बत के सांस्कृतिक और धार्मिक चेतना का सम्मान किया है, और स्वतंत्र तिब्बत की बात की है। तो इस वजह से, और चीन हमेशा से तिब्बत को अपना अभिन्न अंग बताता रहा है, तो भारत और चीन के मध्य तिब्बत को लेकर के संबंध जो है काफ़ी तनावपूर्ण हुए। और जैसा कि हमने देखा कि किस तरीके से 1962 में, चाहे वो अक्साई चीन हो, या फिर तिब्बत का इशू हो, या अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से पे चीन का दावा हो, इन चीज़ों को लेकर के भारत और चीन के मध्य जो है वॉर भी हुए थे। भारत पाकिस्तान पहला युद्ध कब हुआ? दोस्तों भारत और पाकिस्तान के युद्ध की अगर हम चर्चा करें, तो सर्वप्रथम तो एक बार जब कश्मीर भारत का कानूनी रूप से, जब तक जो कश्मीर के राजा थे उन्होंने भारत में विलय नहीं किया था कश्मीर को, उससे पहले हम सब जानते हैं कि पीओके का जो निर्माण हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था। 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर में कबायली के भेष में हमले करवाए थे, लोगों को घुसपैठ करा करके। तो इस समय पे भारत और पाकिस्तान का डायरेक्ट युद्ध नहीं हो पाया था, परंतु युद्ध की अगर हम बात करें तो 1965, इसके बाद में 1971 जिसमें बांग्लादेश का उदय हुआ था, और 1965 हुआ था, और साथ ही साथ 1999 का हुआ था वॉर भारत और पाकिस्तान के मध्य, जिसे हम कारगिल वॉर के नाम से जानते हैं, और इसी में भारत के द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया था। तो इस समय भारत के जो पीएम थे वो इस समय भारत के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और साथ ही साथ भारत और पाकिस्तान के मध्य अगर हम देखें तो ये वॉर जो है मुख्य रूप से 3 बार हो चुके हैं पूर्व में। जो इसमें अगर हम देखें तो 1971 में व्यापक पैमाने पे जो पाकिस्तान की सेना थी वो भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था, और बांग्लादेश का उदय हुआ, क्योंकि जो पूर्वी पाकिस्तान में जो पाकिस्तान विरोधी आंदोलन चल रहा था पाकिस्तान से अलग होने का, तो भारत ने उस आंदोलन को समर्थन दिया था, और इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के मध्य 1971 में वॉर आरंभ हो चुका था। तो हमने देखा था कि कैसे 1971 के वॉर के बाद ही भारत ने रूस के साथ 1971 में ही अपनी मित्रता की संधि किया था इस समय में। तो भारत और पाकिस्तान का जो पहला युद्ध है वो आप देख सकते हैं कि इसमें जो ऑप्शन है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1947 से 48 आप इसमें लगा सकते हैं भारत और पाकिस्तान के युद्ध को लेकर के, क्योंकि दोस्तों भारत और पाकिस्तान का युद्ध अगर आपने देख लिया कि 1947 1948 ये हो गया, यानी 1 2 3 4। दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर के पहलगाम में भी आतंकवादी अटैक करवाया गया था, तो इस प्रकार की जानकारी आप
रख सकते हैं दिमाग में, ताकि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन बने तो आप उसका आंसर कर सकें। और साथ ही साथ चीन से संबंधित एक और जानकारी है कि वर्तमान समय में जो पीओके जो 1947 में जो कश्मीर के कुछ पार्ट पे जो कब्जा कर लिया था, इसी को हम पीओके के नाम से जानते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। यहाँ पे एक सक्सगाम वैली है। सक्सगाम वैली में वर्तमान समय में चीन के द्वारा निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जिसे पाकिस्तान ने एक संधि के तहत चीन को सौंप दिया था। तो इस चीज़ को लेकर के भी वर्तमान समय में भारत और चीन के मध्य जो है विवाद जैसे हालात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1965 का युद्ध किस देश के साथ हुआ? ऑफकोर्स दोस्तों पाकिस्तान के साथ हुआ था। 1971 के युद्ध का परिणाम क्या था? 1971 के युद्ध, हाँ दोस्तों 1965 का जब युद्ध हुआ था तो यहाँ से आप एक चीज़ याद रखेंगे, 1966 में जो है ताशकंद समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। इस समय पे भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, और इनकी मृत्यु भी जो है ये रूस, जो उस समय पे ताशकंद जो है यूएसएसआर का पार्ट था, और यहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी लाल बहादुर शास्त्री जी की 1966 में। 71 के युद्ध का परिणाम क्या था अगर हम देखें तो परिणाम अगर बांग्लादेश का निर्माण था, जैसे हम सब ने देखा बांग्लादेश के आंदोलन का समर्थन किया गया था भारत सरकार के द्वारा, तो 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। साथ ही साथ शिमला समझौते की अगर हम बात करें तो ये दोस्तों 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध होने के बाद में जब बांग्लादेश का निर्माण हो गया तो शिमला समझौता 1972 में किया गया। शिमला एक्चुअली भारत के हिमाचल राज्य में है, और शिमला समझौता के समय पे जो पीएम थी वो भारत के पीएम इंदिरा गांधी जी थी, और साथ ही साथ इस समय पे जो पाकिस्तान के जो पीएम थे वो जुल्फिकार अली भुट्टो जी थे, अली भुट्टो। और इसमें जो दो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था कि एलओसी को मान्यता दिया जाएगा, और साथ ही साथ इस समझौते में हुआ था कि जो आपसी विवाद है शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्व किया जाएगा, शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाए जाएंगे। तो दोस्तों तो शिमला समझौता का ये दो महत्वपूर्ण बिंदु था, और इस समय दो पीएम थे दोनों देश के, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही यूजफुल होगा, और ज़रूर इससे क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि फॉरेन पॉलिसी से हमेशा क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।